नमस्कार दोस्तों, सृष्टि एस की एग्जाम बूस्टर्स डेली जीके जीएस क्विज सीरीज के नए अंक में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस सीरीज का 27वां वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर जरूर देखिए, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे यूपीएससी की एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी 67th की बात हो, या 7th जेपीएससी की बात हो, या यूपीपीसीएस की जो एग्ज़ाम है उसकी बात हो, या अदर जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम है और जो जनरल कॉम्पिटिशन्स के 1J एग्ज़ाम है, सभी के लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण है। साथ ही मैं बताऊं आपको कि अपने इस चैनल पर एक और सीरीज चलता है जिसका नाम है संविधान सीरीज। उसमें भी हम लोग अभी तक संविधान के भाग 4 का मौलिक कर्तव्यों तक के प्रत्येक चैप्टर का डिटेल में अध्ययन किया है पहले तो, और उसके बाद इनसे संबंधित जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं उनका वीडियो मैंने वहाँ अलग से डाला है, तो उससे भी जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं। साथ ही मैं आप बताऊं आपको कि अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे जो है मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियो लाता रहूँ। और इन सभी वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए, डेली करंट अफेयर एनालिसिस के साथ चाहिए, तो आप हमारे सृष्टि S20 टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कि क्या है। पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है कि फरवरी 1922 में हिंसा की घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन का जो है वो वापस लेना पड़ा था। क्या ये बात सही है, आपको बताना है, या सही नहीं है ये भी आपको बताना है। ऑप्शन बी कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में जो है वो क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या ये कथन गलत है या सही है, ये आपको डिसाइड करना है। साथ ही मैं बताऊं आपको, तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है ये है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी भाग नहीं लिया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड है भाग नहीं लिया था। क्या भाग नहीं लिया था ये आपको बताना है और डिसाइड करना है। साथ ही चौथा ऑप्शन है जेडी बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था। क्या ये कथन गलत है। अब आपको इन चारों में से केवल एक ही कथन गलत होगा, अर्थात सही नहीं, इनमें से केवल एक कथन है। आपको उस कथन का चुनाव करना है, और वो जो कथन है ये है दोस्तों आपका सी कथन, क्योंकि असहयोग आंदोलन में किसान, श्रमिक और कारीगर सभी के सभी जो है वो भाग लेना अपना जो है सुनिश्चित कर दिया था। इसके अलावा अदर ऑप्शन की बात करें तो ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, कब ये तिथि याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है तत्कालीन संयुक्त प्रांत और आज के उत्तर प्रदेश में जो चौड़ी चौड़ा नामक एक स्थान है वहाँ पर ये घटना घटित हुई थी। और उसमें जो है कुछ जो विद्रोही लोग हैं उन्होंने थाना में जो है एक थाना में आग लगा दिया और उसमें कई सारे पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए। और इस घटना को जो है इतिहास में चौड़ी चौड़ा कांड के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। और इसी घटना की जानकारी जब महात्मा गांधी को मिलती है तो उन्होंने 12 फरवरी, ये भी तिथि याद रखिएगा, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चंस ये बनेंगे, पहला तो कि गांधी जी ने किस घटना के फलस्वरूप जो है वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चौड़ी चौड़ा। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि चौड़ी चौड़ा जो घटना है वो कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और उसका नाम चौड़ी चौड़ा क्यों पड़ा, क्योंकि ये चौड़ी चौड़ा नामक स्थान पर हुआ था। तीसरा प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकता है कि चौड़ी चौड़ा घटना जो कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी, उसके फलस्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया, तो ये आपको बताना है 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, इसलिए ए तो इसका आंसर हो नहीं सकता था। इसी प्रकार असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया जाएगा, और फिर आगे चलकर 1924 में उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इसलिए ये कथन भी सही है, इसलिए ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। इसी प्रकार जेडी बिरला एक उद्यमी थे
और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था, ये बात भी एकदम सही है। हालांकि अन्य जो उद्यमी थे उन्होंने भी असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने मौन तरीके से, ताकि अंग्रेजों के जो प्रभाव है उनसे क्या किया जा सके, बचा जा सके। तो यहाँ पे ये भी सही है, इसलिए ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने चौड़ी चौरा नामक एक स्थान था, उस पर पुलिस स्टेशन पर जो है उन्होंने आक्रमण कर दिया और उसमें आग लगा दी, जिससे कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। और आपको बताऊं कि इस घटना के फलस्वरूप जब 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेंगे, तो उनसे कांग्रेस के नेता जो क्रांतिकारी है वो तो नाराज थे ही, जो उदारवादी नेता हैं वो भी महात्मा गांधी से नाराज हो गए कि उन्होंने बिना पूछे हुए इस आंदोलन को एकदम से स्थगित कैसे कर सकते हैं। साथ ही बताऊं तो खासकर जो युवा पीढ़ी के लोग थे भारत में, उनका जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के उदारवादी नेता महात्मा गांधी के प्रति जो उनका समर्पण था उसमें कमी आने लगा, और वो लोग क्रांतिकारी जो गतिविधियां था उनके ओर, या क्रांतिकारी जो नेता थे कांग्रेस के, उनके साथ चले जाने का निश्चय जो है वो किया। और एक दौर ऐसा आया जब क्रांतिकारी जो नेता थे कांग्रेस के, उनका जो है उभार देखने को आपको उस समय में मिलता है। साथ ही आपको बताऊं तो असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को जो है राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, और उन पर जो जांच की कार्रवाई की जो अध्यक्षता कर रहे थे उसका नाम पूछ देता है कई बार, तो आपको याद रखना ये कौन थे, ये थे ब्रूमफील्ड। ठीक है, सीएम ब्रूमफील्ड ने उनको जांच करने वाली या कार्रवाई करने वाली जो टीम था उनका जो है ये अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस सीएम ब्रूमफील्ड, और उन्होंने ही उनको सज़ा सुनाया था। और सज़ा सुनाते वक्त उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कानून के अवहेलना के कारण गांधी जी को सज़ा सुनाना तो जरूरी है, लेकिन अगर भारत में घट रही घटनाओं के कारण सज़ा को जो है सज़ा के वर्षों में अगर कमी करने की बात अगर सरकार सोचती है और अगर ये संभव है तो इनसे ज़्यादा खुशी मुझे अन्य बातों में नहीं होगी, अर्थात मुझे ये अच्छा लगेगा। साथ ही आपको बताऊं तो 1924 ईस्वी में, फरवरी 1924 में महात्मा गांधी को फिर जेल से रिहा कर दिया जाएगा और फिर वो राष्ट्रीय आंदोलन में संलग्न हो जाएंगे। तो यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनेंगे, पहला तो ये कि महात्मा गांधी को कब असहयोग आंदोलन के बाद जो है गिरफ्तार किया गया, तो मार्च 1922 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि किस आरोप में, तो राजद्रोह के आरोप में। ठीक है, उसके बाद उन्हें रिहा कब किया गया, तो 5 फरवरी 1924 ईस्वी को। इसके बाद उनको अध्यक्षता सुनाने वाले जो टीम था उनके जांच का जो टीम था, कार्रवाई करने वाले जो टीम थे, उनकी अध्यक्षता किसने किया था, जस्टिस सीएम ब्रूमफील्ड ने किया था। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे बेसिक ध्यान में रखना है। आगे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन में हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग लेना शुरू कर दिया था। वहाँ ऑप्शन में क्या कहा था सी में, कि भाग नहीं लिया था, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। इसके बाद जेडी बिरला साहब की अगर बात करें तो ये उद्यमी थे और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का खुलकर सहयोग किया था। हालांकि इनके अलावा भी बहुत सारे उद्यमी थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना समर्थन दिया, लेकिन मौन तरीके से, ताकि अंग्रेजों के प्रकोप से जो है बचा जा सके। इस प्रकार इस व्याख्या के आधार पर देखिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। क्या हो जाता है, ऑप्शन सी। आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सूतकताई के कारण गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में जो प्रचलित मानसिक और शारीरिक शर्म की जो दीवार थी, जो पर्दा था, उनको जो है तोड़ने में उन्हें मदद मिला। दूसरा कथन है, जाति से महात्मा गांधी व्यापारी और पेशे से वकील थे। उपयुक्त दोनों कथन में से कौन सा या से कथन सही है, यहाँ आपको चुनाव करके बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है 1, 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई सही नहीं है। और यहाँ पे जो सही कथन है दोस्तों ये है सी ऑप्शन, यहाँ सही, क्योंकि यहाँ ऑप्शन जो कथन 1 है वो भी सही है और 2 भी सही है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो यहाँ उपयुक्त दोनों के दोनों कथन सही है, क्योंकि
मैं आपको बताऊं तो फरवरी 1924 में जब महात्मा गांधी को राजद्रोह के आरोप में जब 1922 में फरवरी 1922 में उनको गिरफ्तार किया गया था, सॉरी मार्च 1922 में, उसके बाद जब उनको फरवरी 1924 में जेल से रिहा किया गया तो उनके बाद महात्मा गांधी ने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े, खादी को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। साथ ही सूत कतई के कार्य ने महात्मा गांधी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद प्रदान किया। इसके अलावा बताऊं आपको तो जाति से महात्मा गांधी व्यापारी थे किंतु पेशे से वकील थे, क्योंकि आपको याद होगा 1893 में जब महात्मा गांधी अब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो एक केस के सिलसिले में ही वो वहाँ गए थे। अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला के एक केस थे, उनके सिलसिले में। और केस कौन लड़ता है? वकील। तो ये पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी जो सादी जीवन शैली थी और हाथों से काम करने के प्रति उनका जो लगाव था, उसके कारण गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते थे और बदले में उतना ही सहानुभूति और प्यार उन गरीब श्रमिकों के लोग भी उनसे उनके प्रति प्रकट करते थे। इस प्रकार इस व्याख्या के आधार पर देखें तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में जो है आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है दोस्तों भारतीय इतिहास में, और खासकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है, आपको बताऊं ये जो आंदोलन है और ये जो अधिवेशन है ये आपको दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ था कि नहीं, ये आपको यहाँ बताना है। दूसरा, क्या इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ये आपको बताना है। और तीसरा कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा इसमें की गई थी, क्या ये बात भी सही है क्या? अब इन तीन कथनों को पढ़कर आपको इनमें से कौन सा कथन सही है का चुनाव करना है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है केवल 3 सही है, और ऑप्शन डी कह रहा है 1 3 सही है। और यहाँ मैं बताऊँ आपको जो सही ऑप्शन है दोस्तों, एक तो 1 है और एक है 3, और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस सम्मेलन की या अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था, बल्कि इसका किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू साहब ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए यहाँ पे ये कथन गलत हो जाएगा। और इस प्रकार देखें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौन सा सही यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे 1 और 3 अर्थात ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो यहाँ जो वल्लभ भाई पटेल है उसने अध्यक्षता किस अधिवेशन की थी, तो ये बात भी बता दूँ आपको। उन्होंने 1931 में एक अधिवेशन हुआ था कराची में। कहाँ पे? कराची में, ये पाकिस्तान में पड़ता है। वहाँ पे उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने कराची अधिवेशन किया था? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन में पहली बार जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को जो है काला झंडा दिखाया गया था कराची अधिवेशन में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्च 1931 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार जो आपका भगत सिंह है, आपका जो ये आपको राजगुरु है, उन लोगों को जो है फांसी दे दिया गया था। और उसमें जो है लोगों के प्रति रोष था कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो उनको बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। इसलिए उनके समर्थक जो है महात्मा गांधी को काला झंडा वहाँ पे दिखाया था। और वहीं पे महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, अर्थात हम तो मर सकते हैं लेकिन हमारा सिद्धांत नहीं, हम अहिंसा के जो है पुजारी हैं और हम अहिंसा के सिद्धांत पर हमेशा डटे रहेंगे, चाहे दुनिया हमें कुछ भी कहे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी पूछता है कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया, तो कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। अध्यक्षता किसने किया था इसकी? तो वल्लभ भाई पटेल। क्यों काला झंडा दिखाया गया था? तो क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो है फांसी हो गई थी और उसमें जो है लोगों का आक्रोश महात्मा गांधी के विरुद्ध था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और पूर्ण स्वराज की अगर घोषणा की बात करें तो ये सबसे पहले जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही जो है वो प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इस यहाँ पे
1 3 ऑप्शन सही है, 2 गलत है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो दिसंबर 1929 में के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया। यह अधिवेशन 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। पहला तो इसलिए क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा किस लिए कि इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की जो है उद्घोषणा संबंधी प्रस्ताव जो है उसमें पारित किया गया था और पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो ये 2 दृष्टि से ये जो अधिवेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण था। इस प्रकार इस व्याख्या के आधार पर भी देखें तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी 1 और 3 सही है लेकिन 2 गलत है। आइए इस सेशन का अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधि थी या राष्ट्रवादी आंदोलन थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दूसरा कथन है कि कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीसरा है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का जो है आश्वासन अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। उपयुक्त तीनों कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है उनका आपको चुनाव करना है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1 3 सही है, ऑप्शन डी 1 2 3 सभी सही है। और मैं आपको बताऊं यहाँ जो सही ऑप्शन है दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पहला जो कथन है ये सही है और तीसरा सही है, लेकिन ये जो दूसरा कथन है ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैं बताऊं आपको गोलमेज सम्मेलन जो है वो बेसिकली इनकी जो संख्या है वो 3 है। कितना है? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था 1930 ईस्वी में, दूसरा हुआ था आपका 1931 ईस्वी में और तीसरा हुआ था 1932 ईस्वी में। और कांग्रेस जो भाग लिया था वो लिया था 1931 अर्थात सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में उसने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने इसमें भागीदारी किया था, पहला और दूसरा में भाग नहीं लिया था, इसलिए ये कथन यहाँ गलत है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है टोटल गोलमेज सम्मेलन कितना? 3। कब कब? 1930 31 32। कांग्रेस ने किसमें भाग लिया? तो 1931 अर्थात दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। कांग्रेस की ओर से किसने भागीदारी किया था? तो महात्मा गांधी ने। और सिर्फ कांग्रेस ने सिर्फ 1 गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या आता है इससे कि कौन से ऐसे भारतीय नेता है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तीनों की तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। साथ ही मैं बताऊं आपको कि दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस ने भागीदारी तो किया लेकिन वहां भी बात बन नहीं पाई और महात्मा गांधी आधे से ही इस सम्मेलन को छोड़कर आ जाएंगे और फिर 1932 में जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था 1931 में, उनको फिर से चालू करेंगे। हालांकि वो सफल नहीं होगा क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार आप शुरू करो फिर बंद करो फिर शुरू करो तो उसमें जो है दिक्कत आ जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस 1 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 3 तो सही है लेकिन 2 गलत है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपको बताऊँ तो नमक सत्याग्रह 3 कारणों से उल्लेखनीय रहा। ये 3 कारण कौन कौन सा था? तो पहला था इसमें कि इस घटना को यूरोप तथा अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज प्रदान किया। पहला जो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, एक्चुअली जो है ये महात्मा गांधी इनको इसलिए किया था शुरू क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो है उनके मांगों को जब उन्होंने इरविन के समक्ष अपना मांग प्रस्तुत किया तो उनको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया और आगे चलकर जो है उन्होंने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करता है और ये 3 कारणों से फेमस रहा। क्यों? पहला, इनको जो है यूरोप तथा अमेरिका का जो प्रेस था वो व्यापक कवरेज प्रदान किया। दूसरा इसलिए क्योंकि जो है आपका पहली बार राष्ट्रवादी गतिविधि थी ये ऐसा जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग या हिस्सा लिया था। तीसरा इसलिए क्योंकि इसमें जो है नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को एहसास हो गया कि अब भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सेदारी देनी होगी। इस प्रकार देखिए तो कथन 1 बिल्कुल सही है। साथ ही आपको बताऊं तो ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? मैंने आपको बताया था ये हुआ था
1930 नवंबर 1930 में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि ये हुआ था 1931 ईस्वी में, उसमें गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व प्रदान किया था, इसलिए कथन 2 गलत है। इसके अलावा बताऊं तो 1935 ईस्वी में आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का जो आश्वासन है वो व्यक्त किया गया था, और अतः इस तरीके से देखें तो कथन 3 बिल्कुल सही है। साथ ही यहाँ उल्लेखनीय है कि 2 वर्ष बाद सीमित मताधिकार के आधार पर चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली थी, और 11 में से जो है 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस व्याख्या के आधार पर देखें तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, 1 और 3 तो सही है, लेकिन दूसरा जो कथन है वो गलत है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस किस शर्त पर अंग्रेजों को सहायता देने को तैयार थी? पहला ऑप्शन, भारतीयों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। दूसरा, युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। तीसरा, ब्रिटिश सरकार सभी अमान्य करों को समाप्त कर दें। तीसरा, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। और यहाँ पे आपको जो सही कारण था जिसके बदौलत भारत के द्वारा जो है अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन को जो है तैयार हुए थे वे लोग, ये कारण क्या था? तो ये था प्रस्ताव आपका कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को क्या कर दिया जाए? स्वतंत्र अगर कर दिया जाएगा तो हम आपको सहयोग इस युद्ध में देंगे, वरना हम नहीं देंगे। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपको बताऊं तो द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस अंग्रेजों को इस शर्त पर सहायता देने को तैयार थी कि युद्ध के बाद भारत को क्या किया जाएगा? स्वतंत्र कर दिया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके विरोध में ही अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल जो 1937 के चुनाव के बाद बनी थी, उसने सभी प्रांतों से जो है अपना इस्तीफा दे दिया। और आपने अभी अभी देखा था कि 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, और उन्होंने अक्टूबर 1939 में इससे इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? तो आपने देखा इस मांग को पूरा नहीं करने के कारण, और भारत को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में अपना सहयोगी भारत के आज्ञा के बिना, उनको भारत की अनुमति के बिना, कांग्रेसी नेता और जो भारत के नेता थे उनकी अनुमति के बिना जो है अंग्रेजों ने घोषित कर दिया था कि जो है इस युद्ध में भारत हमारे साथ है। तो ये भी पूछता है कि कब इस मंत्रिमंडल ने जो है इस्तीफा दे दिया, तो ये तिथि आपको और ये मंथ याद रखना है। इस व्याख्या के आधार पर देखें तो इस प्रश्न का उत्तर जो है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन बी। आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा था? कथन 1 है सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। कथन 2 है भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। कथन जो सी है वो है वायसराय सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीयों को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करें। और चौथा है डी है कि तटीय इलाकों में नमक बेचने व बनाने की अनुमति दी जाए। और यहाँ जो सही ऑप्शन है दोस्तों ये है आपका सी कि क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखा था कि वायसराय जो है सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीयों को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करे। और आपको बताऊं तो क्रिप्स मिशन जो है दोस्तों ये आपका आया कब था भारत? तो ये आया था भारत आपका 22 मार्च 1942 ईस्वी को। कब आया था? 22 मार्च 1942 ईस्वी को भारत आया था। और जो है ये आया क्यों था? तो ये इसलिए आया था क्योंकि आपको पता है कि सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों की अनुमति के बिना भारत को जो है वो घोषित कर दिया कि ये हमारे साथ युद्ध में है, जिसके कारण महात्मा गांधी के द्वारा और अन्य कांग्रेसी नेताओं के द्वारा जो है उनके खिलाफ जो है नारेबाजी की गई, उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया गया। और फिर इस कारण जो है कांग्रेसी नेता को मनाने के लिए और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए ही पहले तो अगस्त प्रस्ताव को भेजा गया। अगस्त प्रस्ताव
प्रस्ताव के फेल होने के बाद जो है आपका 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया और क्रिप्स मिशन ने भारतीयों के समक्ष, भारतीय नेताओं के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि अगर आप युद्ध में हमें सहयोग देते हैं तो बदले में युद्ध के बाद जो है हम आप लोगों को जो है ऑटोनोमस जो राज्य है वो प्रदान करेंगे, स्वायत्त डोमिनियन स्टेट का दर्जा आपको देंगे। लेकिन भारतीयों ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि 1929 में ही लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट की बात को पीछे छोड़कर पूर्ण स्वराज अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता का जो है प्रस्ताव पेश कर दिया था। इसलिए कांग्रेसी नेता ने कहा कि अब जो है हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब तो हम सिर्फ और सिर्फ मानेंगे कि हमें आप स्वतंत्रता दे दें। लेकिन ये बात उन्होंने माना नहीं और जिसके कारण जो है ये मिशन भी कहीं ना कहीं असफल हो गया दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इससे ये भी पूछता है कब आया था, तो मार्च 1942 में ये भारत आए थे। ठीक है, क्यों आया था ये भी मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों ये है आपका इसका सी, जो कांग्रेसों के द्वारा जो है उनके समक्ष रखा गया था। साथ ही आपको बताऊं तो इसके विश्लेषण की अगर हम बात करें तो 1942 में आए क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर ध्रुवीय शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना होगा। यहाँ पे ध्रुवीय शक्ति का क्या मतलब है, आपको पता है होना चाहिए कि जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो दोनों जो है दो गुटों के बीच हुआ। एक को कहा गया ध्रुवीय राष्ट्र और दूसरे को कहा गया मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की तरफ से ब्रिटिश थे, ध्रुवीय राष्ट्र की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में जापान वगैरह की भागीदारी थी। तो इसलिए ये कहा गया है। इस व्याख्या के आधार पर भी देखिए दोस्तों तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चे को होगा कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए, ये मांग तो नहीं किया था, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि इस मिशन का जब प्रस्ताव रखा गया कांग्रेसों के सामने कि हम आपको आगे चलकर जो है डोमिनियन का दर्जा देंगे, तो भारतीय जो नेता थे वो मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि डोमिनियन की बातें, जो स्वायत्त शासी राज्य की बात है वो पहले ही वो उनको भुला दिए थे और पूर्ण स्वराज्य अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता की वो मांग कर रहे थे। लेकिन खासकर इस मिशन के समक्ष वार्ता की अगर बात करें तो कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा, तो ये रखा था वायसराय के कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना। इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि वो चाहता था पूर्ण स्वतंत्रता, लेकिन ये मांग वहाँ पे जो है उस वार्ता के दौरान उनके समक्ष नहीं रखा गया, लेकिन परोक्ष रूप से जो है उनको कहा गया कि हमें जो है अब स्वतंत्रता चाहिए, न कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए। लेकिन ये बात अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन मुख्य रूप से इनके सामने वार्ता में यही प्रस्ताव रखा गया था। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से निम्न जो कथन है उन पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। पहला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा और मेदिनीपुर, इसे कई किताब में आपको ये मिदनापुर भी मिल जाएगा, तो मेदिनीपुर में प्रति सरकारों की स्थापना की गई। दूसरा, ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया। तीसरा, कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास कर रहा था जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों की सीमित स्वायत्तता देने की बात जो है कही गई थी या स्वायत्तता दी जा सकती थी। उपयुक्त कथनों में से आपको सही कथन चुनना है और यहाँ जो सही कथन है दोस्तों ये है आपका सी अर्थात 1 और 3, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा कथन है वो गलत है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लेबर पार्टी के द्वारा ही भारत को स्वतंत्र किया गया था, क्योंकि जब भारत जो है स्वतंत्र होने वाला था उनसे पहले जो है इंग्लैंड में चुनाव हुआ था और वहाँ पे जो है लेबर पार्टी ने कहा था कि अगर हम चुनाव में हमारी विजय होती है तो हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो करेंगे भारत को स्वतंत्र करने का। और वास्तव में जब चुनाव होता है तो उसमें जो है
चर्चिल की जो सरकार है वो चली जाती है और लेबर पार्टी की सरकार जो है वो बनती है और फिर जो है उनके द्वारा ही भारत को स्वतंत्र किया जाता है। इस प्रकार देखें तो लेबर पार्टी ने भारतीय स्वतंत्रता का विरोध नहीं बल्कि उनका समर्थन किया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1-3 तो सही है लेकिन 2 गलत है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे जिलों में जो है वो स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई थी विद्रोहियों के द्वारा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ दिया है कि कहाँ कहाँ जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है प्रति सरकार या स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई थी। तो पश्चिम की बात करें तो सतारा ये महाराष्ट्र में पड़ता है और पूर्व में अगर बात करें तो मेदिनीपुर ये बंगाल में पड़ता है, वहाँ पे की गई थी विद्रोहियों के द्वारा। साथ ही आपको बताऊं तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये शुरू हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और ये पहला ऐसा आंदोलन था जो स्वतः स्फूर्त था क्योंकि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है इस आंदोलन की जो है शुरुआत हुई, लेकिन 9 अगस्त उनके अगले ही दिन क्या किया गया, सारे कांग्रेसी नेता को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी वजह से इस आंदोलन को नेतृत्व करने वाला कोई नहीं बचा और यह आंदोलन अपने हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में स्वतः स्फूर्त हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछता है कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो, अर्थात या तो हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे अंग्रेजों से या फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के इस महान यज्ञ में अपना आहुति दे देंगे, हम अपना जान न्यौछावर कर देंगे, लेकिन अब हम जो है गुलामी की जीवन, कैदी की जीवन अंग्रेजों के साथ नहीं जीने को तैयार हैं। साथ ही आपको बताऊं तो 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जो सरकार है वो बनी तथा वह सरकार भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी, अतः कथन 2 बिल्कुल गलत है। साथ ही आपको ये भी पूछ देता है कई बार कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, तो लेबर पार्टी की। साथ ही 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और ये भारत आया था दोस्तों 24 मार्च 1946 ईस्वी को, तो ये तिथि भी याद रखिएगा। ये कब आया था भारत, तो ये आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। कौन, कैबिनेट मिशन। और क्रिप्स मिशन कब आया था, तो ये आया था 22 मार्च 1942 ईस्वी को, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। 22 मार्च 1942 को कौन आया, क्रिप्स मिशन। 24 मार्च 1946 को कौन आया, कैबिनेट मिशन। और इसने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता अर्थात स्वतंत्रता दी जा सकती थी। वार्ता सफल नहीं हुई तथा लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का निर्णय लिया, अतः कथन 3 जो है बिल्कुल सही है। साथ ही एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है कि किस जो मिशन है उनके अनुशंसा पर जो है भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, तो ये मिशन जो है वो था कैबिनेट मिशन। और ये मिशन जो है दोस्तों, ये आपका बताऊं तो ये 3 सदस्यीय मिशन था। कितने सदस्यीय, 3 सदस्यीय मिशन था। इसमें स्टोफर, क्रिप्स, इसके बाद में जो है इसमें AB अलेक्जेंडर और जो है आपका जो एक जो है नौसेना अध्यक्ष जो है उसमें शामिल था। तो ये 3 सदस्यीय जो समिति थी, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ये कितने सदस्य समिति था, 3 सदस्य। तो इस प्रकार देखें, इस व्याख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाता है 1 और 3 सही है लेकिन 2 गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन C बिल्कुल सही है। आइए इस श्रृंखला का अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था। पहला रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी और जो चौथा है JM सेनगुप्ता। और इसका जो उत्तर है दोस्तों, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन JM सेनगुप्ता ने किया था। और इस तरीके से अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन JM सेनगुप्ता ने किया था। इस तरीके से इसका उत्तर D बिल्कुल सही है। और आज के इस सेशन में दोस्तों मैंने 8 प्रश्न ही लिया था और मुझे उम्मीद है कि मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया है और इससे आप लोग फ़ायदा ले रहे होंगे
और आप लोग इसका आनंद उठा रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। जब तक हम नेक्स्ट सेशन लेकर आते हैं तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। और जाने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इससे लाइक, शेयर और अपना जो फीडबैक है कमेंट्स बॉक्स में देना नहीं भूलिए, क्योंकि इसी से हमें मनोबल मिलता है और मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए ये मेहनत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।